देहरादून भारत की राजधानी दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर एक घाटी में बसा हुआ एक शहर था। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। देहरादून की स्थापना 1699 में हुई थी। कहते हैं कि सिखों के गुरु राम राय कीरतपुर पंजाब से आकर यहाँ बस गए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें कुछ ग्राम टिहरी नरेश से दान में दिलवा दिए थे। यहाँ उन्होंने 1699 ईस्वी में मुगल मकबरों से मिलता जुलता मंदिर भी बनवाया था, जो आज तक प्रसिद्ध है। शायद गुरु का डेरा इस घाटी में होने के कारण ही इस स्थान का नाम देहरादून पड़ गया होगा। इसके अतिरिक्त एक अत्यंत प्राचीन किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोण नगर था और ये कहा जाता था कि पांडव कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर अपनी तपोभूमि बनाई थी और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नामकरण हुआ था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जिस द्रोण पर्वत की औषधियां हनुमान जी लक्ष्मण के उपचार के लिए लंका लेकर गए थे, वो देहरादून में स्थित था, किंतु वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत को महोदय कहा गया है। रात के करीब 8 बजे सभी लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंच गए। सभी सफर से थोड़ा थक भी गए थे, इसलिए सभी जल्दी से घर के अंदर आ गए। ये फार्म हाउस एक बहुत बड़ी जमीन पर बना हुआ था और चारों तरफ सुंदर वादियों से घिरा हुआ था। चारों तरफ कुदरत ने अपना करिश्मा फैलाया हुआ था। सभी ने अंदर जाते ही एक एक रूम ले लिया। इश्की जिस रूम में थी, वो रूम 2 तरफ की शीशे वाली दीवार का था, जिससे बाहर की सुंदर वादियों को देखा जा सकता था। ये देख इश्की खुशी से उस तरफ जाकर बाहर देखते हुए बोली, वाह, ये सब कितना प्यारा है। तभी राजवीर पीछे आकर इश्की को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, तुम्हारी तरह। इश्की राजवीर की तरफ पलटते हुए बोली, आप मुझे यहाँ पहले भी तो ला सकते थे ना। राजवीर बोला, हाँ, लेकिन अभी का मौसम अच्छा है इसलिए अभी ले आया। इश्की राजवीर के गले लगते हुए बोली, आई लव यू। इस पर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, लव यू टू। राजवीर इश्की को खुद से दूर करते हुए आगे बोला, अच्छा चलो अब चेंज कर लो, यहाँ थोड़ी ठंड भी है, वैसे ही रेनी सीजन है। इश्की मुंह बनाकर बोली, अरे आप थोड़ी देर तो गले लगने देते, आप सच में थोड़े अनरोमांटिक हो। इश्की की इस बात पर राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा, तुम्हारे अंदर अभी भी ऐसे बोलने की हिम्मत है। राजवीर की इस बात पर इश्की कुछ नहीं बोली और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ भाग गई, जिसे देख राजवीर थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, आराम से, पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इश्की जल्दी से बाथरूम में चली गई और राजवीर अपने फोन में ईमेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद सभी लोग रेडी होकर बाहर हॉल में आए तो मेहर बोला, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, ना कि बस बैठने। रूही बोली, वो तो ठीक है, लेकिन क्या करें। तभी इश्की बोली, हमारे पास एक रॉक स्टार है तो उससे गाना गवाते हैं। सभी लोगों को इश्की की बात सही लगी तो सभी रेहान को गाने के लिए बोलने लगे। इसके बाद रेहान ने अपने हाथ में गिटार लेकर गाना शुरू कर दिया। पूरे गाने के दौरान सब झूम उठे। गाना खत्म होने के साथ सभी लोग क्लैपिंग करने लगे और इसी के साथ सब ने थोड़ी मस्ती भी की। इतना सब होने के बाद सब डिनर करके सोने चले गए। आज का दिन ट्रैवलिंग का था और रात के 12 भी बज चुके थे, क्योंकि कल सुबह सभी घूमने के लिए जाने वाले थे। सभी की रात बहुत सुकून भरी थी, क्योंकि वो जिससे प्यार करते थे वो उसके पास थे और सभी घर वाले खुश थे। अभी किसी को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। परिवार के साथ वक्त बिताने का यही फायदा होता है कि इंसान अपने सारे दुख और प्रॉब्लम्स को कुछ देर के लिए भूल जाता है और खुशी के पल बिताता है। अगले दिन हॉस्पिटल में कार्तिक आराम से सो रहा था। तभी उसके वार्ड में एक नर्स आई और कार्तिक को एक इंजेक्शन देने लगी। इंजेक्शन के दर्द की वजह से कार्तिक की नींद खुल गई और उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। इसलिए उसने नर्स से पूछा, इस टाइम तो कोई इंजेक्शन नहीं लगता है मुझे। हाँ, वो मुझे अभी डॉक्टर ने कहा कि ये लगाना है, उस नर्स ने जवाब दिया। कार्तिक ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? आज से पहले तो कभी भी मुझे अटेंड नहीं किया है। कार्तिक के सवाल से वो नर्स थोड़ी घबरा गई, लेकिन अपने एक्सप्रेशन को छिपाते हुए बोली, सर, मुझे आज ही अपॉइंट किया गया है आपके लिए। आप बस रेस्ट करिए, मैं बाद में दवाई लेकर आऊंगी।
ये बोल वो नर्स वार्ड से जल्दी से चली गई। लेकिन कार्तिक को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा लगने लगा और कहीं ना कहीं उसे शक हो चुका था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। इस कारण उसने एक बटन प्रेस किया जो कि हेल्पिंग बटन था। जब भी कार्तिक को कुछ चाहिए होता था वो इस बटन को प्रेस करके नर्स को बुला लेता था। कार्तिक के बटन प्रेस करने के थोड़ी ही देर के बाद एक नर्स उसके वार्ड में आई। कार्तिक उसे बोला, डॉक्टर रीत को बुलाओ जल्दी। कार्तिक अभी किसी भी बात में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। एक बार सब ठीक हो जाए तो उस नर्स को बाद में भी पकड़ा जा सकता है। यही सोचकर कार्तिक ने सिर्फ रीत को बुलाने को बोला। थोड़ी ही देर में रीत आई तो कार्तिक को देखकर शॉक्ड हो गई क्योंकि उसका चेहरा नीला पड़ता जा रहा था। ये देख रीत जल्दी से उसके पास आकर बोली, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? कार्तिक अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, पता नहीं, एक नर्स आई और उसने कोई इंजेक्शन दिया, फिर ये सब। रीत कार्तिक को देखते ही समझ गई कि उसे पॉइजन दिया गया था, इसलिए उसने जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। रीत पूरी कोशिश कर रही थी कि वो कार्तिक को बेहोश न होने दे, क्योंकि एक बार वो बेहोश हो गया तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। एक तो पहले से ही उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, वो इस पॉइजन को नहीं झेल पा रहा था। रीत ट्रीटमेंट के साथ साथ बोली, आप प्लीज अपनी आंखें खुली रखिए, हिम्मत रखिए। कार्तिक जैसे तैसे अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। उसे रीत का चिंता से भरा हुआ चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जो उसका ट्रीटमेंट तो कर रही थी और साथ ही साथ उसके लिए चिंतित भी थी। रीत एक बहुत ही अच्छी और टॉप की डॉक्टर थी। इस वजह से उसे कार्तिक के शरीर से उस जहर को निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। किस्मत से कार्तिक को भी पहले से ही पता लग गया था कि उस इंजेक्शन में कुछ तो गलत था। वो अपने दिमाग के इस्तेमाल से बच गया। वहीं रीत को जब लगा कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है तो वो कार्तिक को देखने लगी। इस वक्त भी उसकी निगाहें रीत पर ही थी। तभी रीत बोली, अब जहर बाहर है शरीर से। जिसने जहर दिया उसने ज्यादा स्ट्रॉन्ग जहर नहीं दिया था, वैसे ही जहर भी काफी था आपकी जान लेने के लिए, शायद इसलिए जहर यूज किया, बट अब ये आपके शरीर से बाहर है, डोंट वरी। ये सब सुनकर कार्तिक ने सिर्फ रीत की बात पर स्माइल कर दिया। उसने आज रीत के चेहरे पर बहुत चिंता देखी थी। ऐसे आमतौर पर किसी डॉक्टर के फेस पर इतनी चिंता नहीं होती थी, पर आज पहली बार रीत के हाथ कार्तिक को इंजेक्शन देने से कांप रहे थे, जबकि रीत बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर थी। ऐसा शायद इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ ही दिनों में रीत कार्तिक से अटैच्ड हो गई थी और उसे इस तरह दर्द में देख उसे भी तकलीफ होने लगी थी। कार्तिक ने जब अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसे नींद आ गई, रीत लगातार उसके चेहरे को ही देख रही थी और सोच रही थी, कोई क्यों इसे मारना चाहता है जो पहले से ही इतना बीमार है और इतनी मुश्किल से बचा है। उसे जिंदा भी नहीं रहने देना चाहते हैं लोग, इसलिए कार्तिक के वार्ड के बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। आप समझ में आया। इधर दूसरी तरफ देहरादून में राजवीर को अब तक इस अटैक के बारे में पता चल गया था जो कार्तिक पर हुआ था। इस कारण उसने अपने और भी ज्यादा गार्ड उसकी सिक्योरिटी में लगा दिए थे। साथ ही सभी को ऑर्डर दे दिया था कि कार्तिक के लिए सिर्फ कुछ स्टाफ ही एलोकेट होगा और वही उसका ध्यान रखेंगे और सारी दवाई अब सिर्फ रीत ही कार्तिक को देगी। राजवीर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि एक लापरवाही की वजह से आज कार्तिक की जान जाते जाते बची। उसने अपने बहुत से गार्ड को सस्पेंड भी कर दिया था। वो अभी अपनी फैमिली के साथ था, इस वजह से वो अभी वापस भी नहीं जा सकता था। लेकिन जितना हो सके राजवीर ने सिक्योरिटी टाइट करवा दी थी। तभी इश्की पीछे से आती हुई बोली, राजवीर, मैं कैसी लग रही हूँ? इश्की की आवाज सुनकर राजवीर पीछे पलट गया और देखा कि इश्की ने ब्लैक शॉर्ट और पीच कॉलर क्रॉप टॉप पहना हुआ था। साथ ही उसने लेदर की जैकेट भी पहन रखी थी। उसे देख राजवीर बोला, लग तो अच्छी रही हो, लेकिन जैकेट क्यों पहन लिया? इश्की बोली, आपने ही तो रात को कहा था कि अच्छे से कपड़े पहन लो, यहाँ ठंड है। राजवीर मुस्कुराकर बोला, अभी लग रही है तुम्हें ठंड? इश्की बोली, अंदर नहीं लग रही, क्या पता बाहर हो, और जब रात को आए थे तब तो ठंड थी। इस बार राजवीर बोला, रात को टेम्परेचर गिरता है इसलिए ठंड थी, अभी बाहर ठंड नहीं होगी। इश्की राजवीर के चेहरे को देखते हुए बोली, ओह, वैसे आप मुझे थोड़े टेंस दिख रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं। राजवीर ने बस इतना ही जवाब दिया और इश्की का हाथ पकड़ के बाहर आ गया, जहां सारे परिवार के लोग रेडी खड़े थे। तभी अर्नब बोले, सभी आ गए हैं तो चलो चलते हैं। पर हम पहले कहाँ जाएंगे? कोमल बोली,
पहले हम टपकेश्वर टेम्पल जाएंगे, फिर राजाजी नेशनल पार्क और लास्ट। मेहर आगे बोलता इससे पहले ही राजवीर बोला, और कहीं नहीं, 2 जगह काफी हैं, इसमें ही टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई। राजवीर की बात पर मेहर चुप हो गया और सभी घूमने निकल गए। थोड़ी ही देर में सारे लोग टपकेश्वर टेम्पल पहुंच गए। शिव का ये मंदिर पूजा करने की प्राचीन जगह थी। इसे टपकेश्वर कहा जाता था क्योंकि गुफा की छत से टपकने वाली बूंदें इसी मंदिर के शिवलिंग पर गिरती थी। यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता था जिसमें बड़ी संख्या में सभी तरह के लोग शामिल होते थे। सभी ने वहां पर अच्छे से दर्शन किए और फिर राजाजी नेशनल पार्क के लिए निकल गए। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे और जैसा कि राजवीर ने बोला था टाइम लगेगा, वो बिल्कुल सही था। नेशनल पार्क घूमने के बाद सभी थके हुए थे। इश्की तो इतना ज्यादा थक गई कि वो बस में ही सो गई। रास्ते में कई बार राजवीर ने उसे गोद में उठा लिया था ताकि उसके पैर पर ज्यादा प्रेशर न आए। इश्की का पैर सही तो हो गया था, लेकिन अभी भी ज्यादा चलने से वो सूज सकता था। इसी टेंशन की वजह से राजवीर उसे ज्यादा चलने नहीं दे रहा था। इस वक्त इश्की आराम से राजवीर की बाहों में सो रही थी और राजवीर बस उसे निहारे ही जा रहा था। आज सभी ने बहुत मस्ती की थी। दादी जी भी ज्यादा नहीं चल पा रही थी, जिस वजह से कोमल जल्दी आकर दादी जी के साथ बस में रुक गई थी। इधर राजवीर गौर से इश्की को देख रहा था, जो इतनी सारी शैतानी करने के बाद आराम से सो रही थी। आज इश्की को राजवीर से डांट भी बहुत पड़ी थी, पर फिर भी उसे चैन कहाँ। वो राजवीर की आंखों से बच के कुछ न कुछ ऐसा कर ही देती जिससे उसे गुस्सा आ जाता था। पर जो भी हो, आखिर में इश्की में राजवीर की जान बसती थी। वो कैसे उससे ज्यादा नाराज हो सकता था। इश्की के भोले से चेहरे को देख वो पिघल ही जाता था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद राजवीर ने आराम से इश्की को गोद में ले लिया और लाकर बेड पर सुला दिया और फिर उसके कपड़े चेंज करके उसे नाइट ड्रेस पहना दिया। नींद में भी इश्की राजवीर को चिढ़ाने को तैयार थी। राजवीर अपनी गर्दन से इश्की के हाथ को हटाकर बोला, शैतान। फिर उसने इश्की के फोरहेड पर किस किया और अपना फोन लेकर बालकनी में चला आया। इस वक्त टेम्परेचर काफी गिर गया था, पर राजवीर को तो जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वो फोन लेकर कॉल करते हुए बोला, वो नर्स मिली? सामने वाला इंसान जो कि रॉकी था उसने जवाब दिया, बॉस वो नर्स तो मिल गई, पर ये बोलकर रॉकी चुप हो गया। राजवीर बोला, पर क्या? रॉकी ने जवाब दिया, बॉस उस नर्स को ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसके बदले में कार्तिक सर को पॉइजन देने को कहा था। राजवीर खामोशी से रॉकी की बात को सुन रहा था। फिर अचानक ही बोला, पता करो उसका बेटा कहाँ है और किसने किडनैप किया है। इतना बोलकर राजवीर ने फोन रख दिया। राजवीर अच्छे से जानता था कि ये काम किसका था, पर वो अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि कार्तिक खुद उन सब से अपना बदला ले। कहीं न कहीं कार्तिक की इस हालत के जिम्मेदार वो सभी थे। कौन था वो शख्स जिसने किया था कार्तिक पर हमला? कब तक कर पाएगा राजवीर कार्तिक की हेल्प? क्या कार्तिक के दिल में रीत के लिए फीलिंग्स जन्म ले रही हैं?